नमस्ते। नीत्शे के जीवन में प्यार नहीं था, तभी तो वो यूरोप में दर बदर भटक रहे थे, ट्रेनों में लंबी यात्राएं कर रहे थे और वो भी बिना किसी मकसद के। लेकिन ऐसा नहीं है कि उनके जीवन में प्यार कभी आया ही नहीं। एक बार आया था, झलक दिखलाने आया था, नीत्शे के व्यक्तित्व पर रोशनी के छींटे मारने आया था। लेकिन वो प्यार परवान नहीं चढ़ पाया। गालिब कह गए हैं, आशिकी सब्र तलब और तमन्ना बेताब। आशिकी सब्र तलब और तमन्ना बेताब, दिल का क्या रंग करूं खूने जिगर होने तक। यानी प्यार करना है तो थोड़ा सब्र से काम लेना चाहिए, लेकिन दिल के भीतर जो तमन्ना रहती है, इच्छाएं रहती हैं, वो सब्र नहीं कर सकती। उन्हें तो लगता है कि फट से सारा का सारा प्यार बस इसी पल मिल जाए। ऐसा कहाँ होता है दुनिया में। नीत्शे, जो दुनिया का सबसे बड़ा फिलॉसफर था, प्यार का इतना सा फलसफा नहीं समझ पाया। उनके जीवन में प्यार ने झलक दिखलाई। उन्होंने बेसब्री से काम लिया। बेसब्री से बदनसीबी आती है और आया हुआ प्यार वापस चला गया। नीत्शे की फिलॉसफी समझनी है तो उनकी लव स्टोरी को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस लव स्टोरी के पहले वाले नीत्शे एकदम अलग हैं, तो लव स्टोरी के बाद वाले नीत्शे एकदम अलग। पहले पूरब थे, बाद में पश्चिम हो गए, इतने अलग। एक नीत्शे को देख के दिल से वाह निकलती है, तो दूसरे नीत्शे को देख के दिल से आह निकलती है, तरस आता है। क्या हुआ था नीत्शे के साथ? आइए सुनते हैं नीत्शे की मोहब्बत की कहानी। नीत्शे के एक करीबी दोस्त थे जो कि जर्मन भाषा के लेखक भी थे। उनका नाम था पॉल री। 1882 का बरस था। रोम शहर में एक कार्यक्रम में पॉल री की मुलाकात एक बेहद सुंदर लड़की से हुई। उसका नाम था लू आंद्रियास सालोमे। 33 बरस के पॉल री, 21 बरस की लू आंद्रियास सालोमे। दोनों लेखक, दोनों की दिलचस्पी साहित्य में, दोनों नौजवान। पहली नज़र में पॉल री ने लू सालोमे को दिल दे दिया और बातों बातों में अपने प्यार का इजहार भी कर दिया, लेकिन लू सालोमे को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसने कहा, ये सब बातें मत सोचो, मैं पढ़ना लिखना चाहती हूँ। वैसे भी यूरोप की बहुत कम यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जहाँ लड़कियों को एडमिशन मिलता है। मुझे ज्यूरिख में एडमिशन मिला है, लेकिन वहाँ मेरी तबीयत ख़राब हो गई। डॉक्टर के कहने पर मैं रोम आई हूँ। यहाँ आराम करूँगी ताकि तबीयत ठीक हो जाए। प्यार मोहब्बत के चक्कर में नहीं पढ़ना चाहती, पढ़ना चाहती हूँ। पॉल री, तुम मेरे साथ पढ़ाई करोगे? पॉल री भला क्यों मना करने लगे। उन्होंने कहा, हाँ, हम लोग साथ में पढ़ेंगे, साहित्य पे चर्चा करेंगे। लू सालोमे ने कहा, अगर तुम्हारे दोस्तों को दिलचस्पी हो तो उन्हें भी लेते आना। हम सब मिलकर एक लिटरेरी कम्यून बना लेंगे, एक साहित्यिक समाज जैसा कुछ। पॉल री के पास एक ही दोस्त था, नीत्शे। उसने कहा, हाँ, मेरा एक दोस्त है नीत्शे, मैं उसे लेता आऊँगा। और इस तरह कहानी में एंट्री हुई 38 बरस के नीत्शे की। अप्रैल 1882 रोम शहर में ही एक मीटिंग फिक्स हुई और पॉल री ने नीत्शे को लू सालोमे से मिला दिया। लू सालोमे बहुत सुंदर थी, बीमार थी, लेकिन फिर भी उनकी खूबसूरती के आगे नीत्शे। हर समय संजीदा रहने वाले फिलॉसफर नीत्शे चारों खाने चित हो गए। हर समय भारी भरकम शब्द कहने वाले नीत्शे, गहरी पंक्तियां कहने वाले नीत्शे। जानते हैं, लू सालोमे से मिलने के बाद नीत्शे ने पहला जुमला क्या कहा था? उन्होंने कहा था, मिस लू आंद्रियास सालोमे, हमारी ये मुलाकात सितारों ने करवाई है। कई बार ऐसा होता है कि लड़कियों को फट से समझ में आ जाता है। लू सालोमे को ऐसी तारीफ़ों का तजुर्बा था, तो नीत्शे के मुंह से ऐसी मेलोड्रामेटिक लाइन सुनते ही वो समझ गई कि ये भी गया।
इसे भी प्यार हो गया है, जैसे पहली नज़र में पॉल री को हो गया था। नीट्शे प्यार में दीवाने हो रहे थे। दिन ब दिन उनकी दीवानगी बढ़ती जा रही थी और उन्होंने अपने दोस्त पॉल री से कहा, भाई इस लड़की से मेरी शादी की बात चलाओ। देखिए, अब एकदम अजीब सिचुएशन बन गई। पॉल री खुद उस लड़की की मोहब्बत में थे, नीट्शे की शादी की बात भला कैसे चलाते। फिर भी नीट्शे के कहने पर उन्होंने लू सालोमे से नीट्शे के बारे में बात की। जाहिर है लू सालोमे ने मना कर दिया। उन्होंने जवाब भिजवाया कि मैं नीट्शे को दोस्त मानती हूँ, उन्हें पति या प्रेमी मानना मुझसे नहीं हो पाएगा। हालांकि इसके बाद भी तीनों आपस में जुड़े रहे। तीनों मिलकर एक लिटरेरी कम्युनिटी जैसा कुछ बनाना चाहते थे। इटली और यूरोप के अन्य हिस्सों की साहित्यिक यात्राएं करना चाहते थे, किताबों पर डिस्कस करना चाहते थे। दोनों पुरुष उस स्त्री के संग साथ का आनंद भी लेना चाहते थे। एक अजीब रिश्ता बन गया था, लव ट्रायंगल जैसा। इसी तरह चलता भी रहा। मई का महीना आ गया। ये तीनों स्विट्ज़रलैंड घूमने गए थे। वहाँ एक अवसर ऐसा आया जब कुछ समय के लिए पॉल री कहीं और चले गए थे। नीट्शे और लू सालोमे अकेले एक दूसरे के सामने मौजूद थे। नीट्शे बेचैन, बेसब्र, बेताब। उन्होंने मौका देखते ही लू सालोमे को शादी के लिए प्रपोज कर दिया। नीट्शे ने सोचा होगा, शायद पॉल री ने मेरी बात ठीक से पहुंचाई भी है या नहीं, मैं खुद एक बार कोशिश करके देख लेता हूं। तो नीट्शे ने प्रपोज कर दिया और लू सालोमे ने फिर से मना कर दिया। बोली, अभी पिछले महीने ही तो बताया था कि मेरे मन में ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा जवाब अब भी वही है। खैर, नीट्शे ने इसे कबूल कर लिया और वे लोग पहले की तरह रहने लगे। घूमना फिरना, बातें करना। एक समय तो उन्होंने ये प्लान कर लिया था कि अब से तीनों साथ रहेंगे। उन तीनों के बीच कोई जिस्मानी रिश्ता नहीं होगा, लेकिन रूहानी रिश्ता बना रहेगा, बढ़ता रहेगा। वे तीनों किसी मॉनेस्ट्री में साथ रहना चाहते थे। आज़ाद ख्यालों वाले तीनों, तीन इंडिविजुअल्स की तरह, तीन इंटेलेक्चुअल्स की तरह आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे और अपने रूहानी रिश्ते को मजबूत करते रहेंगे। लेकिन बहुत खोजने के बाद भी उन्हें ऐसी कोई मॉनेस्ट्री नहीं मिल पाई जहां तीनों साथ रह पाते। कहानी में इसी पॉइंट पे एंट्री होती है नीट्शे की बहन एलिजाबेथ की। उसे ये सारी बातें मालूम पड़ती हैं। पॉल री, लू सालोमे, नीट्शे, ऐसा एक ट्रायंगल। एलिजाबेथ पर जो पहला इम्प्रेशन पड़ता है वो ये कि लू आंद्रिया सालोमे नाम की ये लड़की एक नंबर की बदचलन है। एक साथ दो पुरुषों के साथ घूम रही है। इससे पहले जाने कितनों के साथ घूमी होगी। इसने तो मेरे सीधे साधे भाई को फंसा लिया है। और ठीक उसी मौके पर एलिजाबेथ कसम खा लेती है कि मैं लू सालोमे को अपने भाई के जीवन से निकाल के बाहर करूंगी। फिर उसने गुस्से में भरे खत लिखने शुरू किए, लू सालोमे के नाम, उनकी माताजी के नाम और पॉल री के नाम। और ऐसी जहर बुझी बातें लिखी कि तीनों दोस्तों की ज़िंदगी में हंगामा मच गया। लू सालोमे और एलिजाबेथ में बहुत झगड़ा हुआ। नीट्शे दोनों को मनाने की कोशिश करते रहे। इस बीच उन्होंने लू सालोमे को तीसरी बार प्रपोज कर दिया। दोनों बार की तरह लू ने इस बार भी इनकार कर दिया। नवंबर 1882 तक, यानी लगभग 6 महीने तक यही सब चलता रहा। इस बीच एलिजाबेथ उनके साथ रहने आ गई और निगरानी करने लगी कि कहीं लू सालोमे और नीट्शे कोई गलत हरकत तो नहीं करते। उन तीनों दोस्तों के लिए ये सब बहुत अपमानजनक था। यही नहीं, एलिजाबेथ ने ये सारी बातें नीट्शे की माँ को भी बता दी। तो नीट्शे की माँ ने एक अलग हंगामा मचा दिया कि फ्रेडरिक, तुम तो अपने बाप के नाम पे कलंक हो कि 2 लड़का और 1 लड़की अगर एक ही कमरे में साथ साथ रहेंगे तो ये तो साफ साफ व्यभिचार कहलाएगा। और ऐसी तमाम बातें, इनके कारण नीट्शे के घर में झगड़ा होने लगा।
दूसरी तरफ एलिजाबेथ ने लू सालोमे का जीना हराम कर दिया, जिसके कारण लू नीचे से खफा रहने लगी। इन सब के बीच एक विचित्र बात हो गई। लू सालोमे और पाउल री के बीच नज़दीकियां इस कदर बढ़ी कि दोनों में प्यार हो गया। दोनों ही नीट्शे से और नीट्शे की बहन से परेशान हो चुके थे, इसलिए दोनों ने नीट्शे को छोड़ दिया और रहने के लिए दूसरे शहर चले गए। ये नीट्शे के जीवन का सबसे बड़ा रिजेक्शन था। पाउल री को वो अपना सबसे करीबी दोस्त मानते थे, पाउल री ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया। लू सालोमे को वो अपनी प्रेमिका और पत्नी के रूप में देखना चाहते थे। भले उसने 3 बार इनकार कर दिया था, फिर भी नीट्शे को एक उम्मीद थी कि अगर वो सामने रहेंगी तो एक दिन हाँ भी बोल सकती हैं। लेकिन लू सालोमे ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया, और इस बार तो बहुत बुरी तरह रिजेक्ट किया, यानी उनके ही दोस्त के साथ प्यार का रिश्ता बनाकर इन्हें छोड़कर किसी और शहर चली गई। इससे नीट्शे बुरी तरह टूट गए। पाउल री को वो विश्वासघाती मानने लगे। उसके बाद भी ख़त लिख लिख कर उनसे मिलने की बात पूछते रहे, लेकिन वे लोग तो उनके जीवन से जा चुके थे। अपनी बहन एलिजाबेथ के साथ नीट्शे का रिश्ता एकदम ख़राब हो गया। अपनी डायरी में ये सारी बातें दर्ज करते हुए उन्होंने लिखा था कि मैं अपनी बहन और अपनी माँ से नफ़रत करने लगा हूँ। उन दोनों को उन्होंने खूब अपशब्द कहे। यही नहीं, लू को भी उन्होंने अभद्र और अपमानजनक भाषा में पत्र लिखे। उनके भीतर नफ़रत उबलने लगी थी। नफ़रत, ये बड़ा स्ट्रॉन्ग वर्ड है। नीट्शे की परवरिश एक ऐसे परिवार में हुई थी जहां औरतें ही औरतें थीं। जब वो बहुत छोटे थे तभी उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद घर की सारी जिम्मेदारियां औरतों ने संभाली। नीट्शे के आसपास उनकी माँ थीं, उनकी बहन थीं, उनकी नानी थीं, उनकी 2-2 बुआएं थीं जो वहीं रहती थीं। इतनी सारी औरतों के बीच पले नीट्शे औरतों से थोड़ा घबराते तो थे, लेकिन औरतों के प्रति उनके मन में एक सॉफ्ट कॉर्नर भी था। लू आंद्रियास सालोमे वाले इस चैप्टर के बाद वो अपनी माँ और बहन से नफ़रत करने लगे थे, और शायद इसी नफ़रत ने औरतों के प्रति उनकी सोच को इतना भयानक बना दिया था। 1882 में हुए इस सो कॉल्ड लव अफेयर के पहले नीट्शे अलग थे, और अफेयर के बाद नीट्शे एकदम अलग हो गए। एक उदाहरण बताता हूँ। इस एक तरफा लव अफेयर के 8 साल पहले, यानी 1874 की बात है। तब नीट्शे स्विट्ज़रलैंड की बाज़ल यूनिवर्सिटी में थे। उस ज़माने में यूरोप में लड़कियों को यूनिवर्सिटी में दाखिला नहीं दिया जाता था। बाज़ल में इसी बात को लेकर मीटिंग हो रही थी। उस मीटिंग में 10 प्रोफेसर्स मौजूद थे। नीट्शे भी उनमें से एक थे। करीब 2 घंटे तक मीटिंग चलती रही, जिरह होती रही। अंत में वोटिंग हुई, जिसमें 4 प्रोफेसरों ने लड़कियों के दाखिले के हक में वोट किया और 6 प्रोफेसरों ने खिलाफ में वोट किया। जिन 4 प्रोफेसरों ने लड़कियों के हक में वोट किया था, उनमें से एक थे नीट्शे। हालांकि वो हार गए थे। इस घटना के 4 साल बाद उन्होंने एक किताब लिखी, ह्यूमन, ऑल टू ह्यूमन। उस किताब में उन्होंने स्त्रियों के पक्ष में बेहद सुंदर बातें लिखी। जैसे उन्होंने लिखा, एक परफेक्ट स्त्री एक परफेक्ट पुरुष के मुकाबले कहीं अधिक सुपीरियर होती है, और अगर स्त्रियों को अच्छी शिक्षा के अवसर मिलें तो वे पुरुषों के मुकाबले कहीं अधिक गुणवान, कहीं अधिक शक्तिशाली बन सकती हैं। ये 1878 के नीट्शे हैं, जिनके विचारों को पढ़कर ऐसा लगता है कि वे एक सच्चे फेमिनिस्ट हैं, और इनका दिल दोनों जेंडर्स के लिए एक जैसा धड़कता है, और दोनों के लिए ये इंसाफ की बात सोचते हैं। जबकि देखिए, 1882 ये साल पूरा होते होते नीट्शे का दिल टूटता है, और 1886 में, यानी 4 साल बाद, उनकी नई किताब आती है, बियॉन्ड गुड एंड ईविल। इन 4 वर्षों में उनके भीतर औरतों को लेकर जितना गुस्सा था, वह सब उन्होंने इस किताब में उलट दिया।
उन्होंने लिखा, स्त्री अगर पढ़ लिख लेगी, विद्वान बनेगी, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसकी सेक्सुअलिटी में आएगी। उस पर किसी का काबू नहीं रह पाएगा। यही नहीं, उन्होंने ये भी लिखा कि जीवन में औरतों की दो ही भूमिका होती है, एक तो बच्चा पैदा करना और दूसरे उनकी परवरिश करना। फिर आगे उन्होंने लिखा कि औरतों का सच से कोई लेना देना नहीं होता और झूठ बोलना उनका एकमात्र गुण होता है। और इसी तरह की तमाम ऊल जलूल बातें औरतों के बारे में उन्होंने लिखी। बियॉन्ड गुड एंड ईविल नीत्शे की सबसे बड़ी किताबों में से एक है। इसमें जीवन, नैतिकता, सत्य, पाप, पुण्य जैसे विषयों पर नीत्शे ने बेहद विचारोत्तेजक बातें लिखी हैं, जिन्हें पढ़कर हम उनकी दार्शनिक गहराइयों पर हैरान रह जाते हैं कि अरे देखो, वाह क्या बात लिखी है नीत्शे ने। और उसी किताब में उन्होंने औरतों के बारे में इतनी वाहियात, हास्यास्पद, बेबुनियाद और ऊल जलूल बातें लिखी हैं कि पढ़ते हुए हमें एक सदमा लगता है कि अरे ये क्या है, हम ये क्या बकवास पढ़ रहे हैं। हम एक जीनियस को पढ़ रहे हैं या एक मिसोजिनिस्ट को पढ़ रहे हैं। तब कुछ देर के लिए नीत्शे पे तरस आने लगता है। उनके निजी जीवन में प्रेम को लेकर जो नाकामी मिली उन्हें, और उसमें उनकी माँ और बहन ने जिस तरह की नकारात्मक भूमिका निभाई, उसने पूरी स्त्री जाति के प्रति नीत्शे की सोच को प्रदूषित कर दिया था। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि उनकी बाकी बातों को नकार दिया जाए। बियॉन्ड गुड एंड ईविल में ही वो शुरुआत में ही एक डिस्क्लेमर दे देते हैं कि स्त्रियों के बारे में ये जो मेरे विचार हैं, ये मैंने अपने निजी अनुभवों से इकट्ठा किए हैं, ये सबका अनुभव नहीं है। इस डिस्क्लेमर को देख के, उनके निजी जीवन की नाकामी को देख के मन में ये ख्याल आता है कि ये सब बातें उन्होंने गुस्से में लिखी होंगी। प्रेम की नाकामी ने शायद उन्हें थोड़ा सा मनोरोगी बना दिया है, इसीलिए वो इतनी बेसिर पैर की या इतनी रूढ़िवादी कड़वी तरह की बातें लिख रहे हैं। स्त्रियों के साथ संबंधों में निजी नाकामियों के कारण वह स्त्रियों के प्रति पूर्वाग्रह से भरे हुए हैं, इसी कारण ऐसे ऊटपटांग विचार लिख रहे हैं। खैर, हर महान आदमी में कुछ खामियां होती हैं, हर चांद में कुछ दाग होते हैं। स्त्रियों के प्रति नीत्शे के विचारों को कुछ इसी तरह देखना चाहिए, इसे उनकी इंसानी खामियों की तरह देखना चाहिए। और इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि नीत्शे सर्वगुण संपन्न नहीं है। उन्हें पढ़ते हुए उनके साथ बह नहीं जाना है। जी हाँ, नीत्शे अपने साथ बहा ले जाते हैं, सम्मोहित कर लेते हैं, लेकिन हमें बहना नहीं है, बल्कि नीत्शे को पढ़ते हुए अपनी बुद्धि और अपने विवेक को खुला रखना है। और नीत्शे ही क्या, किसी को भी पढ़ते हुए अपने विवेक को खुला रखना चाहिए। इन सारी बातों के बावजूद नीत्शे की महानता कहीं से संदिग्ध नहीं है, लेकिन हाँ, ये ज़रूर कहना चाहिए कि उनकी महानता एक दागी महानता है, जिसके बीज उनके निजी जीवन में छिपे हुए हैं। नीत्शे की इस लव स्टोरी पर कई किताबें लिखी गईं, कई कल्पनाओं का तड़का लगाकर एक फिल्म भी बनी, व्हेन नीत्शे वेप्ट। ये फिल्म इसी नाम वाली एक किताब पर आधारित है। आपको मौका लगे तो ये फिल्म देखिएगा और किताब भी पढ़िएगा। नीत्शे की कहानी तो अभी चलती रहेगी। आप ये भी सोच रहे होंगे कि इस कहानी की नायिका लू आंद्रिया सालोमे के साथ क्या हुआ। उनके साथ जो कुछ हुआ वो बड़ा दिलचस्प है। नीत्शे को रिजेक्ट करने के बाद वो पाउल री के साथ रहने लगी। फिर उन्होंने एक भाषा शास्त्री के साथ विवाह कर लिया। पाउल री इस बात से नाराज़ हो गए और उन्हें छोड़कर चले गए। लू आंद्रिया सालोमे जीवन को अपनी तरह से जीना चाहती थी और उन्होंने अपनी तरह से जिया भी, और पूरी दुनिया से लड़ भिड़ कर जिया, डंके की चोट पर जिया। उन्होंने खूब पढ़ाई की, लिखाई की और इंटेलेक्चुअल दुनिया में अपना एक बड़ा मुकाम बनाया। शादी के साथ साथ उनके कई प्रेम संबंध
खुले आम चलते रहे, इसके बावजूद उनकी शादी कभी टूटी नहीं। उनके प्रेमियों की लिस्ट बहुत लंबी है और मज़े की बात है कि उनमें से ज़्यादातर लोग अपने अपने क्षेत्र के महान लोग थे। जैसे नीट्शे, महान फिलॉसफर, पाउल री, महान लेखक, सिगमंड फ्रायड, महान मनोवैज्ञानिक, साइको एनालिसिस के फाउंडर। लू सालोमे ने फ्रायड के साथ काम किया था और लू को दुनिया की पहली महिला साइको एनालिस्ट माना जाता है। ऐसा कहते हैं कि फ्रायड और लू में प्रेम संबंध था। लू के प्रेमियों में एक बड़ा नाम और था, जर्मन भाषा के महाकवि राइनर मारिया रिल्के। वो उम्र में उनसे छोटे थे, लेकिन दोनों में गहरी मोहब्बत चली थी। जब मैं अपने प्रिय कवि रिल्के पर वीडियो लेक्चर दूंगा, तब उनकी मोहब्बत के कुछ दिलकश किस्से ज़रूर बताऊंगा। मुझसे जुड़े रहिएगा, अपना प्यार देते रहिएगा। नमस्ते।